आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना चाहिए। बुक्स रीड करना, मेडिटेट करना, हर रोज जर्नलिंग करना, बढ़िया स्किन केयर करना और डाइट में बहुत सारी वेजिटेबल्स लेना। आप मेरी वीडियोस देखकर इन सब चीजों को करने के लिए मोटिवेट तो हो जाते हो, लेकिन फिर एक हफ्ते बाद ही आपकी सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। आप लाइफ में चल रही दूसरी चीजों में बिजी हो जाते हो और जब भी आपसे कोई पूछता है, सौरभ तू तो बोल रहा था तू आज से 5 बजे उठेगा, टाइम देख 12 बज चुके हैं। हाँ बहन, आजकल काम इतना ज्यादा ना, कल से पक्का स्टार्ट कर लूंगा। तू हमेशा यही बोलता है। ये कोई सरफेस लेवल प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये है खुद की लाइफ को ना कंट्रोल कर पाने की प्रॉब्लम, जिसकी शुरुआत होती है आपके दिमाग से। आपका दिमाग आपको सेफ और कंफर्टेबल रखने के लिए विकसित हुआ है, ना कि आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए। तभी जब भी आपके दिमाग को कोई भी काम बहुत ज्यादा रिस्की या फिर मुश्किल लगता है, तब वो उस काम को टालना चाहता है। और जब आप वो काम नहीं करते हो, आप खुद के बारे में बहुत ज्यादा बुरा फील करते हो और आपका दिमाग आपके नेगेटिव इमोशंस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, आपको ये बोलकर कि थोड़ी देर कोई मजेदार काम कर लो, थोड़ी देर आप स्क्रॉल कर लो या फिर कुछ खाकर आ जाओ, उसके बाद इस काम को करने बैठना। ऐसा नहीं है कि हमारे पास डिसिप्लिन या फिर मोटिवेशन की कोई कमी है, बिकॉज डिसिप्लिन और मोटिवेशन तो हमारे पास भारी मात्रा में आते हैं, लेकिन हमारे पास वो स्ट्रक्चर नहीं है जो इस टेम्परेरी मोटिवेशन को होल्ड करने में हमारी मदद कर सके। मोटिवेशन तेज हवा के बीच मौजूद एक कैंडल की फ्लेम की तरह होता है, जिसे चलाते रखने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली उसे प्रोटेक्ट करना होता है। और अपनी क्षण भर की मोटिवेशन को लॉन्ग लास्टिंग डिसिप्लिन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको फॉलो करना होगा एक 4 स्टेप फ्रेमवर्क। फेज नंबर 1, कैच अ स्पार्क। आग जलने की शुरुआत होती है एक चिंगारी से, यानी सबसे पहले आपको किसी चीज में इंटरेस्ट आता है। आप इंस्टाग्राम पर किसी फिटनेस मॉडल को पोस्ट करते हुए देखते हो, या फिर आप यूट्यूब पर एक टेड टॉक सुनते हो और आप बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हो। आपका भी मन करता है कि कितना सही होगा अगर मेरी भी ऐसी बॉडी हो, कितना कूल होगा अगर मैं स्टेज पर चढ़ के हजारों लोगों की लाइफ को चेंज कर पाया। इस समय पर आपके दिमाग में 3 बड़े बदलाव होते हैं। सबसे पहले आपका वेंट्रल टेगमेंटल एरिया एक्टिवेट होता है, जो इस काम से जुड़े रिवॉर्ड को प्रेडिक्ट करके आपको यह आइडिया देता है कि अगर आपने इस टेम्परेरी मोटिवेशन पर कोई एक्शन लिया तो आपको मिलेगा क्या। इसके बाद एक्टिवेट होता है न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, जो आपको इस टेम्परेरी मोटिवेशन पर कोई एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, आपको डोपामिन से भर के। इसके बाद आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके ये डिसाइड करता है कि क्या इस काम पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करना वर्थ है। बट देन कम्स अ प्रॉब्लम। जैसे ही आपका दिमाग कोई भी रिस्क सेंस करता है कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोगों ने मुझे जज करा तो, तब आपके दिमाग का फियर सेंटर एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। यही वो फेज होता है जहां पर 99% लोग बिना कुछ काम करे ही क्विट कर देते हैं, क्योंकि मोटिवेशन के साथ हमेशा एक डिस्कंफर्ट आता है। आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होते हो कि मुझे स्टेज पर चढ़ना है और लोगों की लाइफ को बदलना है, बट एट द सेम टाइम आप खुद को डाउट कर रहे होते हो कि मैं तो अपने फ्रेंड्स के आगे भी फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, जब मैं उनसे बात कर रहा होता हूं तब भी मैं अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने में अटक जाता हूं, तो मैं लोगों के आगे कैसे बोलूंगा। यहां आपकी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को देखते ही रुक जाते हो। इसके बजाय फेज 1 में आपका अकेला काम ये होता है कि जो मोटिवेशन की स्पार्क आपके अंदर से उठी है, आप उसको प्रोटेक्ट करो बाय नॉर्मलाइजिंग योर नेगेटिव इमोशंस, कि हाँ शुरुआत में तो हर काम रिस्की और ऑकवर्ड ही लगता है, एंड बाय एक्सपोजिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन टू दैट टॉपिक। अगर आपको बॉडी बनानी है तो सबसे पहले मैं आपको ये भी नहीं बोलूंगा कि जिम जाओ। जिम जाने से भी पहले जब आपका कुछ करने का मन नहीं है, आप बस उसके बारे में रिसर्च करो, आप फिटनेस आर्टिकल्स को पढ़ो, आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशंस को देखो। इससे होता क्या है, ओवर टाइम एक चीज से एक्सपोज रहने से आपके दिमाग का फियर सेंटर शांत हो जाता है। आपका दिमाग उस चीज को देखकर बोलता है कि आई नो दिस थिंग, आई एम फेमिलियर टू दिस, एंड व्हाट इज फेमिलियर टू मी इज नॉट डेंजरस, एंड व्हाट इज नॉट डेंजरस इज डूएबल। समझो इस चीज को, अगर हम अपने दिमाग के लिए किसी काम से जुड़ी डाउन साइड को हटा दें, देन व्हाट वी आर लेफ्ट विद इज ओनली द अपसाइड। ये आइडिया आपको कंसिस्टेंट रखने के लिए इतना ज्यादा पावरफुल है कि पूरी थेरेपी इसी आइडिया पर बेस्ड है कि जो भी काम आप अवॉइड कर रहे हो, कैसे मैं आपके लिए उस काम को करना इतना ज्यादा आसान बना दूं कि आप उस काम से जुड़ी मेहनत को कोकेन की तरह चेस करो। एंड द आंसर इज नॉर्मलाइजिंग द पेन। बिकॉज जिस पॉइंट पर आपका दिमाग मोटिवेशन पर एक्शन लेने के लिए बिल्कुल भी डरता नहीं है, आपके दिमाग को यह समझ आ जाता है कि अगर मैं अपनी मोटिवेशन पर कोई भी एक्शन लूंगा तो उसका कोई डाउन साइड नहीं है, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो फेल नहीं होगी और मेरा रिटर्न बहुत ज्यादा होगा, देन देयर विल बी नो फ्रिक्शन बिटवीन यू एंड द वर्क यू वांट टू डू। आपके शरीर में सिर्फ एक ऐसी मसल है जो एम्पायर्स भी खड़े कर सकती है और एक जंग भी चालू कर सकती है। मैं बात कर रहा हूं आपकी जीभ की, और अपनी जीभ को ट्रेन करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको यह समझना पड़ता है कि हम एक अटेंशन इकोनॉमी में रहते हैं। यहां लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाना और अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर पाना ऑप्शनल नहीं है। अगर आप लोगों की अटेंशन लेना या फिर उनके मन को बदलना नहीं जानते, तो ये मैटर ही नहीं करता कि आप कितने सुंदर, कितने इंटेलिजेंट या फिर कितने हार्ड वर्किंग हो। लोग हमेशा आपको मिसअंडरस्टैंड करेंगे
और आप हमेशा अंडरपेड रहोगे। इसलिए मैंने दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल लोगों जैसे रस्पुतिन, ओशो, नेपोलियन और हिटलर के हर सीक्रेट वेपन को 10 घंटे में कंडेंस कर दिया है। ये एग्जैक्ट वही सिस्टम है जिसने मुझे मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स गेन करने, एक टेड स्पीकर बनने, हजारों क्लाइंट्स की लाइफ को चेंज करने और साइकोलॉजी की फील्ड में द गो टू गाय बनने में मदद की। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई इनवाइट यू टू ज्वाइन गॉड मोड, द अल्टीमेट वर्कशॉप ऑन इन्फ्लुएंस, कम्युनिकेशन एंड पावर। फिर चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एक एंटरप्रेन्योर, एक एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर या इवन एक वर्किंग प्रोफेशनल, आप जितनी भी मेहनत कर रहे हो या फिर जो भी नई नई स्किल्स एक्वायर कर रहे हो, कुछ भी मैटर नहीं करेगा अगर लोग आपको नोटिस ही नहीं कर रहे। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए पहले लिंक पर क्लिक करो एंड यूज कोड गॉड टू गेट 50% ऑफ। फेज नंबर 2, यूज द साइलेंट मेंटर। इस पॉइंट पर आपको मोटिवेशन की एक चिंगारी तो मिली होती है, लेकिन वो अभी भी कंसिस्टेंट एक्शन में नहीं बदली होती। आप बोलते हो कि मेरे अंदर मोटिवेशन आई तो थी, लेकिन फिर मैं रुक क्यों गया। अब यहां गलती ये होती है कि आप सोचते हो कि शायद मेरे अंदर विल पावर की कमी है या फिर मैं बस लेजी हूं, लेकिन ये एक बहुत सरफेस लेवल की समझ है। असलियत में आपको डिसिप्लिन बिल्ड करने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि आप एक नया काम करना शुरू कर देते हो बिना खुद को नया बनाए। समझो, जब भी आप कोई नई चीज करने जा रहे होते हो, जैसे जिम जाना, नए बिजनेस आइडिया पर काम करना या फिर कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना, ये सिर्फ एक नई हैबिट नहीं है, ये एक नई आइडेंटिटी के लेवल का चैलेंज है। आपको कंसिस्टेंटली वो काम करना होता है जिसको काम करने के लिए आप ट्रेंड नहीं हो, क्योंकि हर बार जब भी आप कोई नया एक्शन लेते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे पूछता है कि क्या मैं वाकई में वो इंसान हूं जो इस काम को कर सकता है। और अगर अंदर से जवाब आता है कि नहीं, मैं तो हमेशा नए काम को शुरू करके ही छोड़ देता हूं, या फिर मैं तो वो इंसान हूं जो डिसिप्लिन लोगों के जैसा एक्ट नहीं करता, तो बस वही आपकी सेल्फ इमेज वापस से आपको पुराने पैटर्न्स में खींच लेती है। न्यूरोसाइंस में एक कॉन्सेप्ट होता है हेब्स लॉ, जो बोलता है न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी जो थॉट्स और बिहेवियर्स आप बार बार रिपीट करते हो, वो आपके दिमाग में एक परमानेंट हाईवे की तरह स्ट्रॉन्ग पैथवेज बना लेते हैं। जैसे कच्ची सड़क पर बारिश होने के बाद नालियां बन जाती हैं, वैसे ही बार बार ये सोचने से कि आप तो डिसिप्लिन ही नहीं हो सकते या फिर बड़े गोल्स को अचीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, आपके दिमाग के न्यूरॉन्स इस विश्वास को और पक्का बनाते जाते हैं। उपनिषद में इन मन में पक्के हो रखे पैथवेज को बोला जाता है संस्कार। एक संस्कार बेसिकली हमारे पास्ट एक्शंस और एक्सपीरियंसेस से बना साइकोलॉजिकल इंप्रिंट होता है जो हमारे हर बिहेवियर को शेप देता है। तो जब भी आप बोलते हो कि मैं एक बहुत बुरा स्पीकर हूं या फिर मुझे लोग हमेशा चीट करते हैं, तब आप अपने इन बुरे संस्कारों को और ज्यादा पक्का बना रहे होते हो। आप नए गोल्स बनाते भी हो, लेकिन आपके पुराने संस्कारों से बनी आइडेंटिटी आपको वापस से उन्हीं सिचुएशंस और लोगों के बीच फंसा देती है जो आपके संस्कारों से मेल खाती हैं। जैसे 2019 की एक स्टडी में लोगों के 80 अलग बिहेवियर्स को एनालाइज करा गया और सबसे यह पूछा गया कि आप कितना रेगुलरली इस बिहेवियर को परफॉर्म करते हो, और फिर उनसे पूछा गया कि वो बिहेवियर किस हद तक उनके ट्रू सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है। इसके साथ ही स्टडी में इस तरह की चीजें भी देखी गई कि वो लोग किन कामों को प्रायोरिटी देते हैं और वो खुद को कैसा बनते देखते हैं। और तब पता लगा कि हर इंसान के बिहेवियर्स की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली रिलेटेड होती है उनके ट्रू सेल्फ के साथ। आसान वर्ड्स में बोले तो आप वही काम बार बार करते हो जो काम आपकी पहचान से जुड़े होते हैं। इसी वजह से फेज 2 में अपनी मोटिवेशन की चिंगारी को बड़ा बनाने का सबसे आसान तरीका होता है उन लोगों को मॉडल करना जिनकी आइडेंटिटी बिल्कुल वैसी है जैसे आप बनना चाहते हो। जहां फेज 1 में आप पैसिवली खुद को नए कामों का एक्सपोजर देते हो, वहीं फेज 2 में यू बिकम मोर एक्टिव और आप अपनी आइडियल आइडेंटिटी को डीकंस्ट्रक्ट करते हो। जैसे अगर आपकी आइडियल आइडेंटिटी एक ऐसे मेल की है जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, वो एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड है और उसके रिलेशनशिप्स भी अच्छे हैं, तो खुद से ये क्वेश्चन करो कि किस आदमी के पास ये सारी क्वालिटीज मौजूद हैं। जैसे विराट कोहली इस तरह की आइडेंटिटी के एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, और उनके ट्रेड्स को अपने अंदर लाने के लिए सिंपली ये ऑब्जर्व करो कि इस तरह का इंसान क्या चीज बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा, उनकी डेली हैबिट्स वो बिजी होने के बाद भी कैसे मैनेज करते होंगे, किस नजर से वो काम को देखते होंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी रहती होगी, या फिर वो चैलेंजिंग क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हैं। A to Z आपने अपने आइडल्स की आइडेंटिटी को डीकंस्ट्रक्ट करना है और धीरे धीरे उनकी क्वालिटीज को अपनी पर्सनैलिटी से मिलाकर एक नई आइडेंटिटी बनानी है। यहां पर ये मत सोचो कि सौरभ तो बेसिकली हमें ये कह रहा है कि हम दूसरों को कॉपी करें और हम ये भूल जाए कि हम असल में कौन हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं। आपने बेसिकली ये समझना है कि जो हमारी पर्सनालिटी होती है वो ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ पर्सनालिटीज का कॉम्पोजिट होती है। हम हमेशा से बचपन से अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, भाई बहन को, सबको देख रहे होते हैं कि क्या चीज इनके लिए काम कर रही है, किस तरीके से मैं खुद को चेंज करूं जिससे मुझे प्यार मिले, कैसे मेरे पापा हैं, कैसे मेरे चाचा हैं, कैसे मेरा भाई है, कैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, क्या उनके ओपिनियंस हैं। हर चीज को हम कंडेंस करके अपनी पर्सनालिटी को बनाते हैं। और जब भी आप अपने आइडल को देख रहे होते हो, डोंट जस्ट सी दैट एज अ डिफरेंट पर्सन और उसको आप कॉपी कर रहे हो।
उसके बिहाइंड ये देखो कि वो किसी एनर्जी को अपने अंदर से मैनिफेस्ट कर रहा है। ही इज लाइक अ मीडियम जिसके थ्रू एक सर्टेन एनर्जी या फिर क्वालिटी मैनिफेस्ट हो रही है। आप ये समझो कि ये जो डिफरेंट क्वालिटीज हैं आपके आइडल्स में, कोई भी उन क्वालिटीज को ओन नहीं करता है, कोई भी एनर्जी को ओन नहीं कर सकता है। तो जब भी आप किसी इंसान को मिमिक करने की कोशिश कर रहे होते हो, आप उसको कॉपी नहीं कर रहे हो। अगर आप शाहरुख खान को देखते हो कि यार ये बोलता बहुत अच्छा है, आई वॉन्ट टू स्पीक लाइक हिम, या फिर कॉनर मैकग्रेगर अपने आप को कैरी बहुत अच्छे से करता है, तो मेरे को अपनी बॉडी लैंग्वेज वैसी बनानी है। जब भी आप इन लोगों को डीकंस्ट्रक्ट करके इनका एक एक बिहेवियर अपने में लाने की कोशिश कर रहे होते हो, आप उनको कॉपी नहीं कर रहे होते हो। आप बेसिकली जो वो एनर्जी अपने थ्रू मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप वो एनर्जी को अपने अंदर से चैनलाइज करने देते हो। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉपिंग अ पर्सन एंड लूजिंग योरसेल्फ। ऐसे ही हम सबसे कुछ ना कुछ लेकर अपनी यूनिकनेस को बनाते हैं। आपको पता है ये जो कोट है बी लाइक वाटर, ये हमेशा ब्रूस ली से जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बोला था, I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्जू को स्टडी करा था। और लाओ त्जू की बुक दाओ दे चिंग में एक कॉमन थीम ये है कि घास की तरह बनो, जो तूफान के समय पर झुकना और खुद की छवि को बदलना जानती है, ना कि एक पेड़ की तरह जो सबसे ऊंचा और अकड़ा हुआ रहकर तूफान में सबसे पहले जड़ से उखड़ता है। इवन इलॉन मस्क भी ये एडमिट करते हैं कि उनके मेंटल मॉडल्स निकोला टेस्ला को स्टडी करके और आयरन मैन जैसी मूवीज को देखकर बने हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको डिसिप्लिन बनना है, देन डोंट जस्ट रीड डेविड गॉगिन्स। इंस्टाग्राम पर बस डिसिप्लिन लोगों को फॉलो मत करो, बल्कि उनकी छोटी से छोटी चीजों को ऑब्जर्व करो। देखो कि वो बैठते कैसे हैं, उनका बॉडी पोस्चर कैसा होता है, कितनी वो स्पेस लेते हैं, उनकी हैंड्स की मूवमेंट्स कैसी होती हैं, वो बोलते कैसे हैं, जब उनको प्रेशराइज किया जाता है तब वो किस तरीके से अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, अपने आप को काम रख के। अगर आप छोटी से छोटी चीजों को देखते हो तो आपको ये समझ आ जाता है कि एक इंसान जब बुक लिखता है तब सिर्फ उसकी बुक पढ़ना काफी नहीं होता, हमें यह भी देखना होता है कि जो ऑथर है उसने उस नॉलेज को एम्बॉडी कैसे किया हुआ है। दोनों में बहुत डिफरेंस होता है, बिकॉज अगर आप बस एक बुक पढ़ लोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी, लेकिन आप कभी भी ये नहीं समझ पाओगे कि वो नॉलेज जब प्रैक्टिकली अप्लाई होती है तो वो दिखती कैसे है। तो जब आप डीकंस्ट्रक्ट करते हो लोगों की आइडेंटिटीज और उनमें से कई क्वालिटीज अपने अंदर लाना शुरू करते हो, देन यू स्टार्ट एक्चुअली अप्लाइंग दैट नॉलेज, और तब आप में चेंज आना शुरू होता है। फेज नंबर 3, बिकम अ स्कॉलर। जहां बहुत से लोग फेज 1 या फेज 2 में पैसिव कंजम्पशन में फंसे रह जाते हैं, वहीं ये वो फेज है जहां पर आप एक थिंकर से एक डूअर बनते हो। आप सिर्फ दूसरों को देख नहीं रहे होते, बल्कि आप उस चीज को ट्राई करना शुरू कर देते हो। इस स्टेप का मेन काम होता है आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन से इंटरनल मोटिवेशन पर लाना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको एक कंटेंट क्रिएटर बनना है तो फेज 1 में आप बस दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को देखोगे। फेज 2 में आप उनकी स्किल्स को ब्रेक डाउन करोगे और ये समझोगे कि वो एक वीडियो को स्टार्ट कैसे करते हैं, कैसे वो आपकी अटेंशन को हुक करते हैं, उनकी हैंड मूवमेंट्स कैसे होती हैं, कितनी देर तक वो कैमरा को देखते हैं और फिर अपना आई कांटेक्ट ब्रेक करते हैं। बट इसके बाद फेज 3 में आप खुद प्लान करना शुरू करते हो कि मैं किस एंगल से रिकॉर्ड करूंगा, मैं किन टॉपिक्स पर बात करूंगा और मैं खुद को दूसरों से अलग कैसे दिखाऊंगा। या फिर अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो फेज 1 में आप बस शार्क टैंक देखते थे, फेज 2 में आपने सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को स्टडी करना शुरू किया कि किस तरह के एंटरप्रेन्योर्स को डील मिलती हैं, और फेज 3 में आप अपने प्रोडक्ट की यूएसपी फिगर आउट करने, अपने ब्रांड की टैगलाइन बनाने और इंस्टाग्राम पर अपनी कंपनी का अकाउंट बनाना शुरू करते हो। आप यहां ना तो बस एक दर्शक हो और ना ही एक उस्ताद, आप अभी बिगिनर टू इंटरमीडिएट स्टेज पर हो, जहां पर आप खुद फील्ड में आके खेलना शुरू कर चुके होते हो। इस फेज तक पहुंचने और फेज 4 जो जुड़ा होता है एफर्टलेस डिसिप्लिन से, वहां पहुंचने के लिए यह जरूरी होता है कि आप इस पूरे प्रोसेस के साथ इमोशनली एंगेज करो। यानी थोड़ी देर किताब पढ़ने के बाद खुद से क्वेश्चन करो कि मैंने इसमें से सीखा क्या। 2 बार जिम जाने के बाद यह सोचो कि आपकी फेवरेट एक्सरसाइज क्या बन चुकी है और आप कल क्या करोगे। मेक इट अबाउट यू। हम हर काम को शुरू तो करते हैं खुद के लिए, लेकिन वो काम बड़ा तभी बनता है जब आप उसे करते हो दूसरों के लिए। यानी एक नई हैबिट की शुरुआत में ये क्वेश्चन मत करो कि इससे दुनिया कैसे बदलेगी या फिर ग्लोबल वार्मिंग कैसे ठीक होगी। इन द वेरी बिगिनिंग जस्ट आस्क योरसेल्फ इमोशनली कि ये काम मेरे लिए क्यों जरूरी है और इससे करने से मेरा जादू कैसे बाहर आएगा। फेज नंबर 4, अटेन मास्टरी। यानी अब वो काम सिर्फ आपकी हॉबी नहीं है,
बल्कि आप और वो काम एक बन चुके हैं। मेरे लिए ये कंटेंट बनाना, लोगों को एजुकेट करना और अपनी फील्ड की कॉन्शियसनेस को बढ़ाना सिर्फ मेरा काम नहीं है। दिस इज हु आई एम। आई थिंक अबाउट दिस ऑल द टाइम एंड आई कीप गेटिंग बेटर एट दिस। यहां तक आते आते आपका इंटरेस्ट स्टेबल बन चुका होता है और जिन लोगों को आप अपने आइडल की तरह देख रहे थे, आप उन्हें अब बस एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह देख रहे होते हो। आपके लिए काम करना एक खेल के जैसा बन चुका होता है और अब आपकी डोपामिन सर्किटरी पार्टीज, जंक फूड या फिर टीवी शो से नहीं, बल्कि काम करने से एक्टिवेट होती है। ट्रेडिशनली यही सोचा जाता था कि हमारा दिमाग हमारे को डोपामिन देता है जब भी हम किसी चीज को अचीव करते हैं, लेकिन 2021 की एक स्टडी में यह पता लगा कि हमारा दिमाग हमेशा यह देखता है कि जो भी चीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या हमें वो मिली है। अगर हमें वही चीज मिली है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हमारा दिमाग हमें डोपामिन देता है हमें रिवॉर्ड करने के लिए। और बाय चांस अगर हमें वो चीज नहीं मिली होती, तो हमारा दिमाग अगेन हमें डोपामिन देता है ये फिगर आउट करने के लिए कि क्या चीज गलत हो गई जिसकी वजह से तुम्हें वो नहीं मिला जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। यानी एक मास्टर का दिमाग फेल होने पर भी उनकी बॉडी को स्ट्रेस से नहीं भर देता, बल्कि एक मास्टर फेल होने पर भी और मेहनत करते हुए भी कांस्टेंट डोपामिन रिलीज एक्सपीरियंस करता है। इवन स्टैनफोर्ड की न्यूरोसाइंटिस्ट एंड्रयू ह्यूबरमैन बोलते हैं कि अगर हम बस ये समझ लें कि डोपामिन काम कैसे करता है, तो हमारे पास कभी भी मोटिवेशन और डिसिप्लिन की कमी होगी ही नहीं और हम काम से भी उतना ही प्लेजर डिराइव कर पाएंगे जितना हमें फूड, सेक्स या फिर प्ले से प्लेजर मिलता है। ऐसा करने के लिए जब भी आप पढ़ते हुए, वर्कआउट करते हुए या फिर कोई भी मुश्किल काम करते हुए उस डिस्कंफर्ट को एक्सपीरियंस करते हो, तब खुद को वर्बली रीइंफोर्स करो ये बोलकर कि यही तो इस काम का बेस्ट पार्ट है, आई लव दिस वर्क, या फिर यही काम करते हुए तो मैं स्ट्रांग बनूंगा। ये सुनने में शायद सिली लगे कि अगर मैं कोई मुश्किल काम करते हुए बस ये बोल दूं कि ये काम मजेदार है, तो वो एक्चुअल में थोड़ी मजेदार बन जाएगा, बट द आंसर इज यस। ऐसा करने से आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को कमांड देते हो कि वो दर्द को पॉजिटिव समझे और मेहनत करने पर आपको डोपामिन देकर मोटिवेटेड रखे। हर मास्टर इसी तरीके से अपने प्रोसेस को भगवान बनाता है, ना कि अपने एंड गोल को, क्योंकि प्रोसेस से प्यार करने पर ही आप दिन पर दिन होने वाली उन छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स को भी नोटिस कर पाओगे जो आप अदरवाइज मिस कर देते अगर आप आउटकम फोकस्ड होते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है एक बिगिनर से एक मास्टर बनने का और अपनी टेम्परेरी फ्लीटिंग मोटिवेशन को लॉन्ग टर्म एक्शन में ट्रांसफॉर्म करने का। अगर आपको भी कम्युनिकेशन और इन्फ्लुएंस का एक मास्टर बनना है, तो ज्वाइन करो हमारी वर्कशॉप गॉड मोड, जिसका लिंक और डिस्काउंट कूपन डिस्क्रिप्शन में है।